तो ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीएसएससी टेस्ट सीरीज नंबर 3 है ये। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन अप्रैल 1955 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांडुंग, इंडोनेशिया। और बांडुंग, इंडोनेशिया में 1955 में लगभग 29 देशों ने भाग लिया था, जिसमें अपना इंडिया भी था। और यही बैकबोन का काम किया आपका नैम, क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और गुट निरपेक्ष आंदोलन कब है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका हुआ था 1961 में। कहाँ पे हुआ था? आपका बेलग्रेड सर्बिया में। और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और उस समय मेरा एक मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन, वो था 1920 से 1922 तक चला था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। इसी के टाइम में महात्मा गांधी पटना आए थे और उन्होंने 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का बात कर रहा है तो ये गुप्त वंश के शासक आपका कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये कौन था? तो ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमार गुप्त प्रथम। गोपाल, ये पाल वंश का संस्थापक था। और कब? लगभग 750 AD में इसने इसका स्थापना किया था, पाल वंश का। और पाल वंश के शासक गोपाल ने एक क्या था, ओदंतपुरी आपका विश्वविद्यालय का बिहार शरीफ में गठन किया था। और धर्मपाल ने 2, एक आपका हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और एक था सोमापुरा विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण बाबर ने 1519 में किया था। और ये पंजाब प्रांत में पड़ता था। फर्स्ट बार अटैक किया था वहाँ पे। और बाजौर नामक जगह पे किया था। और बाबर से रिलेटेड है आपका जो 4 युद्ध है। एक 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध है, फर्स्ट युद्ध है। और इसमें ना बाबर तोप का पहली बार उपयोग किया था। सेकेंड आपका क्या आएगा, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? ये राणा संगा और बाबर के बीच में, जिसमें राणा संगा की हार हुई थी। और इसी समय बाबर ने जिहाद शब्द का उपयोग किया था। और उसके बाद 1528 में भी आपका है किसका? और एक 1529 में है। 1529 में कौन सा है? घाघरा का युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कब इसका स्थापना हुआ था? आपका सत्यशोधक समाज का 1873 में हुआ था। और यही ज्योतिबा फुले ने 1872 में आपका गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखा था। गोपाल हरि देशमुख को क्या बोला जाता था? लोकहितवादी। ये महाराष्ट्र के थे। और केशव चंद्र सेन से बता दें आपको, 1865 में, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1865 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन प्रस्ताव आपको 14 जुलाई 1942 को मुंबई के वर्धा में प्रस्ताव हुआ था। और पास हुआ था आपका कब? 8 अगस्त 1942 को। और फिर आपका 9 अगस्त से क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और उस समय 9 अगस्त को ही 0 आवर आपका
एक प्लान ब्रिटिश ने चलाया था, जिसके थ्रू जो टॉप लीडर्स था उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, जिसमें आपका महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में रखा गया था। आपका राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में जेल में, और आपका जेपी जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर रखा गया था, हजारीबाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दी कॉमरेड समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक कौन थे? तो कॉमरेड, ये लगता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। और महात्मा गांधी कुछ बुक लिखे थे, एक क्या था आपका इंडियन ओपिनियन लिखा था इन्होंने समाचार पत्र। उसके बाद आपका एक था हरिजन, फिर उसके बाद नवजीवन, ये सब इनका इसके संपादक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 1881 में आपका प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था। और इसमें क्या था कि 7 साल से नीचे के बच्चा को जॉब पे नहीं लगाना है, और 4 दिन छुट्टी आपको 1 महीना में देना है, मतलब। और उसके अलावा इन्होंने 1881 में और भी किया था, 1800 कास्ट सेंसस, यानी जनगणना आपका हर 10 साल यहीं से स्टार्ट हुआ 10 साल पे। और फर्स्ट बार जनगणना कब आया था? 1872 में शायद आया था लॉर्ड मायो के रीजन में। और 1881 हो गया। और 1882 में भी इन्होंने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एक्ट लाया था। उसके अलावा उन्होंने 1882 में और क्या लाया था, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम में ही आया था, जो क्या था आपका शिक्षा से रिलेटेड था। और भी कुछ था 1882 में। एक और था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त इन्होंने किया था। और 1883 में एक एल्बर्ट बिल लाया गया था रिपन के द्वारा, जो ये मुद्दा बना था विवाद का। और एल्बर्ट बिल में क्या था? एल्बर्ट बिल में था कि आपका जो इंडियन है वो भी अंग्रेजी लोगों का क्या बोलते हैं जज बनकर फैसला कर सकते थे, इसी के लिए विवाद आया था। तो इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा फर्स्ट कारखाना अधिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिनियम 1907 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत का तो दादा भाई नौरोजी का बात कर दे तो ये 1906 में इन्होंने ये 3 बार इन्होंने किया था अध्यक्षता, जिसमें 1906 में इन्होंने कलकत्ता में अध्यक्षता की, जिसमें स्वराज शब्द प्रथम बार इन्होंने उपयोग किया था। लाला लाजपत राय भी 1920 में कलकत्ता में ही स्पेशल सेशन विशेष सेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था। और रास बिहारी घोष ही इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। और अंबिकाचरण मजूमदार कब ये आपका अध्यक्षता किया था उन्होंने 1916 में लखनऊ सेशन में, जहाँ पे क्या हो जाएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी आपका केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये कब आया था? ये आपका आया था 1930, 31 और 32। 1930 में फर्स्ट, 31 में सेकेंड और 32 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन आया था। तो महात्मा गांधी सेकेंड में हिस्सा लिया था इन्होंने। और तेज बहादुर सप्रू और एक और भी है अम्बेडकर, इन्होंने तीनों आपका गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायु प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक है? तो शैवाल के स्टडी को क्या बोलते हैं? शैवाल मतलब अलगी के फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और कवक को बोलते हैं माइकोलॉजी, इसके स्टडी को माइकोलॉजी। लाइकेन क्या होता है? आपका शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध, वो इसमें काम करता है, सहजीवी संबंध जो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। ये वायु प्रदूषण का लाइकेन अच्छा संकेतक है। और लाइकेन से ही हमको लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें जो लिटमस होता है वो इसी से लाइकेन से ही प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में हमने रेड पांडा बोल दिया, लेकिन वो नहीं था, जॉइंट पांडा होगा इसका आंसर। और ये 1900
1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण को बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर में जनरली ध्वनि के लिए हो जाता है, और इसमें मानते हैं कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे सेटअप हुआ है और इसे बहुत सारा नुआया जा रहा है, और इधर मानिए मेरा सोसाइटी हो गया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इसके बीच में ना 4-5 लेयर हम लोग प्लांट का लगा देते हैं, जिससे इसके नॉइज को ऑब्जर्व करेगा और इधर जो सोसाइटी में कम आवाज़ आएगा। वही मेरा होता है ग्रीन मफलर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले, हरे तथा प्रकाश पुंज के एक स्थान में पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या होगा? तो उससे पहले आप देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे ट्रिंगल बना लेंगे और यहाँ पे R, B और G, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो रेड और ब्लू से आपका मैजेंटा कलर बनता है, मैजेंटा कलर, और ब्लू और ग्रीन से आपका जो बनता है वो होता है सियान, सियान कलर होता है, और रेड और ग्रीन से आपका येलो बनता है। और ये जब तीनों मिलेगा आपस में तो यहाँ से आपका वाइट कलर बनेगा। तो इसमें पूछ कर रहा है लाल, नीला और हरा से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एंथ्रो क्या है? एक एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसका हो जाएगा? फूलों का हो जाएगा अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी घास से हो जाएगा। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन हो जाएगा, और पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। एक सेकेंड, 2, 1, 4, 3 कौन सा है? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक कार्बन का आपका नैनो प्रतिरूप है, और इसका उपयोग आपका नैनो टेक्नोलॉजी में भी होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा कहाँ पे होता है? आपका हेल्थ सेक्टर में भी होता है, हेल्थ सेक्टर में, आपका कम्युनिकेशन में होता है, इसका बहुत जगह इसका उपयोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 2 अभिक्रिया होता है आपका, एक इसमें है अनियंत्रित संलयन, और एक है अनियंत्रित विखंडन। तो हाइड्रोजन बम आपका बन जाएगा किससे? अनियंत्रित संलयन से बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल बॉडी में मिलकर एटम, इससे बड़ा सा फॉर्मेशन होता है। और अनियंत्रित विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा एटम टूट के 2 पार्ट में, तो उससे भी एनर्जी निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आपको ही पता है आयोडीन आपका, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है वो आयोडीन उपस्थित होता है, आयोडीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 12 से 1400 ग्राम होता है इसका। और ये कार्नियम में, उसके अंदर मेरा ब्रेन रहता है, कार्नियम में। और ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक आपका हो जाएगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन, यानी प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और एक क्या हो जाएगा पीछे वाला क्या बोलते हैं इसको? तो अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जो भी होगा हिंदी देख लीजिएगा। तो इसमें फोर्थ ब्रेन में कौन कौन सा होता है? आपका हो जाएगा सेरेब्रम हो जाएगा, सेरेब्रम। फिर उसके बाद आपका थैलमस होता है, और एक हाइपोथैलमस होता है। और पार्श्व मस्तिष्क में क्या होता है आपका? सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम। उसके अलावा पॉन होता है, और क्या होता है? मेडुला होता है। तो आप मुझे सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं देते हैं, कृपया दिया कीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू केवल रात्रि में ही देखने में सक्षम होता है, क्योंकि? देखिए रेटिना में आपका एक रॉड होता है, 2 पार्ट होता है, और एक क्या होता है? कोन होता है। कोन जो होता है ना, ये कलर को डिसाइड करने में काम आता है। रॉड आपको इंटेंसिटी, मतलब कितना डार्क और क्या बोलते हैं लाइट जाता है, उसको इंटेंसिटी को शो करता है ये। तो इसमें उल्लू केवल रात्रि में देखने, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? रॉड ही होता है। उल्लू के रेटिना में केवल शंकु होते हैं, रॉड। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर, येलो फीवर एक रोग है। तो येलो फीवर किसका रोग? येलो फीवर आपका विषाणु जनित रोग हो जाएगा, और ये RNA वायरस इसमें होता है, RNA वायरस की वजह से होता है, और ये मॉस्किटो, मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है?
चूहा। चूहा मारने के लिए आपको इसके ऑप्शन के अनुसार तो पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। एक और भी यूज होता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड भी यूज किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा KCl, और जिंक फॉस्फाइड का Zn3P2 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14, इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बन आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में आपका कार्बन 6 बार हो गया, कार्बन 6 14, मतलब आइसोटोप में आपका परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन परमाणु भार अलग होगा, वही आपका हो जाएगा आइसोटोप। उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग होता है। तो ड्राई क्लीनिंग में आपका पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल, ये सब तीनों का होता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। आप पिछला बार क्वेश्चन में हम बेंजीन का मैंने बनाया था फिगर, तो आप मुझे बताइए बेंजीन में कितना पाई और सिग्मा बॉन्ड होता है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन की मात्रा का बात कर रहा है तो आपका जो ढलवा लोहा होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं कास्ट आयरन, इसमें आपका 3.5 से 3.5 से 4.5% कार्बन होता है। पिटवा लोहा, पिटवा लोहा किसको बोलते हैं, आपका रॉट आयरन इसको बोलते हैं। रॉट आयरन में लगभग मेरा होता है 0.04 से 0.08% होता है। स्टील में लगभग 1.5% होता है। और एलवाई स्टील में आपका हो जाएगा 0.1 से 0.01% के आसपास इसमें भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक किस लोहे में होता है, ढलवा लोहा में होता है। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और कब किया था, तो इन्होंने 1930 में किया था। रडार RADAR, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो रडार का क्या हो जाएगा, रेडियो, डी से क्या हो जाएगा डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन ये क्या है, कवक है। और इसका खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और उसके बाद इसका खोज कब किया गया था, तो ये खोज किया गया था 1928 में। और ये हमको बचाता है किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है। इसका हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, उस फ्रीज सरफेस होता है, फ्रीज सरफेस लिक्विड का जो ट्राई करता है कि मिनिमम एरिया, कम से कम एरिया को हम धारण करें। तो वर्षा का बूंद में क्या हो जाएगा, वो कम से कम एरिया को धारण करने के लिए गोला बनता है, उसका सरफेस टेंशन इसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण एवं नियतांक द्वारा संकेतित होता है जिसे ई कहा जाता है। ई क्या होता है, देखिए हम इसको बता देते हैं। एक होता है आपका हुक लॉ, हुक का नियम होता है, हुक्स लॉ बोलते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबल, और स्ट्रेन विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम इसको प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो यहाँ ई आएगा, और ये स्ट्रेन। तो ई बराबर हो जाएगा मेरा क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही है प्रत्यास्थता गुण का नियतांक ई होता है, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है मेरा, प्रतिबल और विकृति। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। और विकृति का आपका कोई यूनिट नहीं होता है। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ अपन इनिशियल लेंथ। मानते हैं कोई है, इस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद ये कुछ इसका चेंजिंग आएगा, तो मान ऐसा हो गया, तो इसका लेंथ में चेंज हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा एल हो गया, और इनिशियल ये है, तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। तो जब मीटर अपन मीटर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन भी नहीं इसका होगा, इसलिए विकृति का कोई नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा आपका द्रव का दाब का माप किया जाता है। वायु दाब के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और गैस के घनत्व के लिए हम लोग किसका करते हैं, एरोमीटर, एरोमीटर का यूज करते हैं, एरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत मुखिया अपना त्यागपत्र किससे प्रेषित करता है। तो बिहार में आपका कब आया था ये पंचायती राज एक्ट, आपका 2006 में आया था, और इसी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है, DPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, और इसमें कुछ और बता दें आपको, पंचायती राज से जब आए गया तो क्या, चलिए आगे बता देंगे। बिहार विधानसभा के सदस्यों की
कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कितना है? 243 है। आपका लोकसभा में कितना है बिहार में सीट? अभी चुनाव भी हो रहा है, तो लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में बिहार में 16 है। और आपका विधान परिषद में कितना है सीट? विधान परिषद में 75 है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा में अब आरक्षित सीट कितना है बिहार में? आरक्षित सीट कमेंट करके पक्का बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार आपको 2005 में पारित किया गया था। और एक होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी एक आया था, वो कब आया था? वो आया था आपका 2009 में। राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 74th का, तो ये आपका क्या था? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना करना हो जाएगा। उसके बाद है पंचायती राज कब आया था? ये आया था 73rd संविधान संशोधन से। और सहकारिता, सहकारिता कब आया था? आपका 97th संविधान संशोधन अधिनियम से आया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए आप आर्टिकल 1 पढ़े होंगे, 94(2) देख लीजिएगा। आर्टिकल 94 में ही है, 94 में BSC है कोई है, उसके अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित करके आपका इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? कार्यपालिका आपका विधायिका के, लेजिस्लेचर के नीचे रहेगा, क्योंकि नियम तो आपका जब भी बनता है तो संसद से या विधानसभा से ही बनता है और उसको फॉलो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है के अंदर आते हैं वही करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके मंत्री भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक का बात कर रहा है तो ये तो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन आप बताइए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का पद का बात किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 52 में किया गया है। संसद किस में मिलता है? आर्टिकल 79 में मिलता है। और आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात करें तो आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा? 124। महान्यायवादी आर्टिकल 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 63rd का, तो ये आपका हो जाएगा सामुदायिक विकास, लोगों की भागीदारी और शक्तियों का विकेंद्रण। इसमें हो जाएगा सबका, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान की गई है? तो मेरा जो फर्स्ट आया था ये बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में आया था। LM सिंह समिति 1986 में, GK भी रहा 1985 में और अशोक मेहता 1977 में। तो जो पंचायती राज संवैधानिक दर्जा का बात था वो LM सिंघवी के सिफारिश पे किया गया था। कब किया गया था? 73rd आपका संवैधानिक संशोधन पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो पंचायतों का कार्यकाल कब प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उसका प्रथम, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग होता है उसी समय से पंचायत का कार्यकाल आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यह आपका आता है आर्टिकल 243E में बात करते हैं। या और कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं इसे। एक है 243 आर्टिकल I और एक है 243K। तो 243I से रखिएगा आप इनकम, ऐसे ही मान लीजिए। तो इसमें आपका फाइनेंस कमीशन का बात किया गया है। और के से रखिएगा याद, के कड़ी चुनाव, तो चुनाव से रिलेटेड है। एक आता है 243G जिसके अंदर 29 आइटम्स को आपको रखा गया है पंचायती राज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका यूपी के बलिया से स्टार्ट किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1 मई 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण योजना आपका एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और ये कब आया था?
ये आया था 16 दिसंबर 2005 को। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एंड्रोगामी क्या है। तो एंड्रोगामी आपका प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है। एनएसएसओ के पारिवारिक उपयोग और व्यय के सर्वे पर करता है, यानी उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे वर्क करता है। और हम कुछ पहले 2-3 वीडियो से पहले बताया था कि एनएसएसओ और सीएसओ का मर्जर कर दिया गया है 23 मई 2019 में, और तब से ये एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का बात कर रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा 2011 हो जाएगा। और इसके अनुसार क्या बोला गया था, इसके अनुसार बोला गया था कि मेरा जो जीडीपी में 25% शेयर होगा ये विनिर्माण का यानी मैन्युफैक्चरिंग का, और एक ये भी था कि 100 मिलियन जॉब आपको प्रोवाइड कराएगा इस नीति के अनुसार। लेकिन वो कितना धरातल पे आपको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दोनों मिलकर वर्क करता है। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। नीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैच करना है, राष्ट्रीय कृषि नीति। तो राष्ट्रीय कृषि नीति आपका 2000 में आया था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। फिर नवीन विदेशी व्यापार नीति आपका 2014 में आया था, और समुद्री मत्स्य नीति 2004। तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देख लें तो 3142 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। लेकिन अभी मैं बता दूं कि अभी 2023 में नया विदेश नीति आया, व्यापार नीति, और ये इसके अनुसार है कि जो मेरा एक्सपोर्ट निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया है वो $2 ट्रिलियन रखा गया है। कब तक, 2030 तक इसको हमको प्राप्त करना है। तो न्यू है, अभी आया 2023 में ही आया हुआ, ये 2014 वाला पुराना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये कब आया था राष्ट्रीय विकास परिषद आपका, ये आया था 16 अगस्त 1952 को, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन प्लानिंग वही है। तो प्लानिंग का आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा समवर्ती सूची में। और सूची किस अनुच्छेद में आता है, ये आता है आपका 7वें अनुच्छेद में आता है, 7वें अनुच्छेद में आता है। और इसमें 3 है, कौन कौन सा है, एक होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका कंकरेंट लिस्ट। इसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट में लगभग कितने हैं, 100 है सूची है, स्टेट में 61 है, और कंकरेंट में 47 पर 52 सूची है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था, ये 1951 से 56 है, और दूसरी कब है 1956 से 61। तो ये मेरा जो हैरल्ड मॉडल है ना, यही है 51 से 56 में, और महाबलिंस मॉडल सेकेंड के लिए था 1956 से 61 के लिए। और हैरल्ड मॉडल में मेनली ना कृषि पे फोकस किया गया था, और इसमें उद्योग सेक्टर पे, उद्योग पे फोकस किया गया था ज़्यादा सेकेंड वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। तो चेक गणराज्य की राजधानी कौन सा है, चेक का है प्राग। उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड का क्या है, बर्न है। डेनमार्क का क्या है, कोपेनहेगन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कोपेनहेगन। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, इसका है जाग्रेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। तो कौन सा, तो पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल का तो रुपया वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन सबका वैल्यू अलग होता है तीनों का। म्यांमार है, इसका रुपया नहीं है, इसका क्या है, क्या हाथ है इसका मुद्रा का नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी माफ कीजिएगा, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऋषिराज हो जाएगा। और पुस्तक के लेखक वेलकम टू पैराडाइज, ये किसका है, ये ट्विंकल खन्ना का है बुक, करेंट का है क्वेश्चन। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है। तो बैगनी क्रांति में आपका
सुगंधित फसलों की खेती से आ जाता है। इसमें सुगंधित जो फूल के पौधे थे उससे रिलेटेड है। एक लेवेंडर होता है उसका भी इसी में आता है, बैगनी बैगनी क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने रजत पदक, तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो बजरंग पुनिया ने आपका कांस्य पदक जीता था। किस में जीता था? रेसलिंग में। रवि दहिया इन्हीं ने ही रजत जीता था रेसलिंग में, मतलब कुश्ती में। और नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता था इन्होंने। और मनप्रीत सिंह ये आपका हॉकी टीम के कैप्टन थे और उस समय हॉकी टीम क्या था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजीत कुंते का संबंध किस खेल से है? अभिजीत कुंते ये आपका एक सेकेंड चेस से रिलेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाने की शुरुआत हुई है? योग दिवस, इसको बता दो, योग दिवस मनाया तो जा रहा है आपको 2015 से, लेकिन 2014 के सितंबर में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 2015 से मनाया जाएगा। और 2023 में इसका थीम क्या था? 2023 में इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे करके कोई था, योगा पर वसुधैव कुटुंबकम, योगा पर वसुधैव कुटुंबकम था। और 2024 के लिए 2024 में ह्यूमनिटी में भी पॉसिबल है, ह्यूमनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण जीता, जिसमें उनका फैक्ट था, ये फैक्ट है 88.17 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला बैडमिंटन कप से संबंधित है, तो महिला बैडमिंटन से आपका उबेर कप है संबंधित। और आपका थॉमस कप किससे है? थॉमस कप आपका पुरुष से हो जाएगा, ये भी बैडमिंटन का ही है। और जो डेविस कप है ये पुरुष का हो जाएगा, लेकिन टेनिस के लिए है। और फेड कप टेनिस का है, ये भी है टेनिस और ये भी है टेनिस। और ये बैडमिंटन और ये महिला के लिए है फेड कप टेनिस का प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन 14 अगस्त। देखिए चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 3 ये आपका 14 जुलाई 2023 को इसको छोड़ा गया और ये मून पे लैंड किया आपको 23 अगस्त को, इसलिए उस दिन को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पे उसको टच किया था ना, साउथ पोल पे, और ये साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश था। जो साउथ पोल पे पहुंचा उसका नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट था। और जो चंद्रयान 2 था, ये जिस जगह पे क्रैश हुआ था उसका नाम रखा गया था तिरंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये आपका हो जाएगा एक था गाँव था नाम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो अभी भी वही है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। और एनजीटी कब आया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला निक्षेप की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल समूह कौन सा है कोयला के लिए? तो कोयला के लिए आपका हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा। और धारवाड़ आपका ना खनिज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका औसत ऊंचाई है 5300 मीटर। गिलगिट निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? एक सेकंड, हाँ, गिलगिट निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गिलगिट जो है ना आपकी सिंधु की सहायक नदी है। और इसमें सिंधु की और सहायक नदी में क्या हो जाएगा? आपका नुब्रा हो जाएगा, उसके बाद श्योक हो जाएगा, जास्कर है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार देखने को मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा डेसिडिवस फॉरेस्ट का परसेंटेज है और उसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव आपको भरतपुर कहाँ? राजस्थान में। ये पक्षियों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का कलोर एवं हट्टी का खान निम्नलिखित में से किसकी खाने हैं? तो ये है सोना के खाने हैं। और बिहार में भी आपका एक जमुई, अभी न्यूज का था, यहाँ पे बहुत सारे
भंडार, भारत का सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पे मिला है। और उसके बाद है एक एमपी का, ये जो हीरा का पन्ना है, पन्ना माइंस है, वो हीरा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहाँ खोला गया था? सफल का बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक 1818 में खोला गया था कलकत्ता में, लेकिन वो फेल हो गया था। कलकत्ता में इसका नाम क्या था? फोर्ट ग्लास्टर कुछ नाम था, ऐसे करके था। और 1854 में जो खोला गया था बम्बई में, ये आपका सफल हुआ था। और किसने से खोला था? कवासजी डबार ने 1854 में। इंग्लैंड का लिवरपूल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मर्सी नदी। टेम्स नदी के किनारे कौन सा है? आपका लंदन सिटी है। और राइन नदी के किनारे जर्मनी का एक शहर है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सूडान में बहने वाली शीतल हवा, तो सूडान में बहने वाली शीतल हवा कौन सा है? ये आपका हो जाएगा हबूब। और ये बताइए पुर्गा कहाँ बढ़ती है? पुर्गा, तो पुर्गा आपका हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा रीजन में ये चलता है। मिस्ट्राल आपका हो जाएगा फ्रांस में। और पैम्पीरो अर्जेंटीना और प्राग्वे वाले रीजन में ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टनल T49 भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो टनल T49 आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन नेल पॉलिश रिमूवर में प्रयोग किया जाता है? पता ही होगा आपको, एसीटोन जो है इसका उपयोग किया जाता है। एसीटोन आपका वाटर हो गया, फिर इथाइल हो गया, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस सब में क्या होता है? विलय कर जाता है, घुल जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है? तो ये बी कॉम्प्लेक्स, तो थायमिन क्या हो जाएगा? ये B1 होता है। और राइबोफ्लोविन B2, फोलिक एसिड क्या होता है? B11। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन C होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थायमिन की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। आपका राइबोफ्लोविन से आँख में जलन होगा, आपका स्किन पे इसका असर आ जाता है, वो हो जाएगा, छाले पड़ जाएगा जीभ में, छाला। उसके बाद एस्कॉर्बिक से, और लास्ट है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड में क्या हो जाएगा? एनीमिया, रक्त की कमी, RBC कमी से आपका अनीमिया होता है, तो इससे होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ये सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, आंसर नहीं देते हैं, तो दीजिए प्लीज़। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।